जय हिंद दोस्तों। खोखा स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। अभी हमारी ये इंग्लिश की आज तीसरी क्लास है और पहली दो क्लास में हमने टेंस का बेसिक किया है। क्लास नंबर 1 में हमने टेंस का बेसिक किया था, रूल्स वगैरह किए थे बेसिक, और क्लास नंबर 2 में उसका रिवीजन किया था तथा हमने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, ये सभी देखा था कि कैसे होगा। और हमने दोनों क्लासों में 10-10 इडियम फ्रेजेस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपके करवाए थे। तो मुझे आशा है कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास नंबर 3 में हम रूल्स पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट 10 इडियम फ्रेजेस और 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आपने डेली रिवीजन करना है, पहले वाली जो क्लास है उनको भी रिवीजन करना साथ साथ में, और जो क्लास नंबर आज हम लेंगे 3, इसको भी आपने अच्छे से ध्यान से पहले समझना है। उसके बाद नोट्स भी अपने साथ में प्रिपेयर कर लेने हैं। तो हम चलते हैं। अभी सबसे पहले आज वर्ब का थोड़ा सा बेसिक बताते हैं आपको कि वर्ब कितने टाइप की होती है और क्या क्या होती है। सबसे पहले हम आते हैं कि वर्ब कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की होती है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देखो, जो भी वर्ब क्या होती है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई वांट्स टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इसमें देखो, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई के साथ वांट लगा दिया। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट आई की जगह ही लगाते थे, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, तो देखो वांट का वांट्स हो गया, आई के साथ वांट था और ही के साथ वांट्स हो गया। परंतु क्या हुआ, टू प्ले, प्ले तो प्ले ही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो वो इनफाइनाइट वर्ब होगी प्ले, और वांट क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो इनफाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब को आगे 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब में 2 होते हैं, ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब। ट्रांजेक्टिव वर्ब वो होती है जिसमें हम सब्जेक्ट, जिसका हम वर्ब के बाद में व्हाट और हुम का आंसर मिलता है, तो ट्रांजेक्टिव वर्ब। इसके अलावा किसी भी चीज़ का आंसर होता है तो वो इंट्रांजेक्टिव वर्ब होता है। अब जैसे मैं इसी में आपसे बताऊंगा कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्या, व्हाट, क्रिकेट। अगर इसी के साथ अगर मैं ये कहूँ आई वांट टू प्ले, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब व्हाट नहीं आया, व्हाट क्या आया, वेयर, आई एम प्लेइंग वेयर, ग्राउंड में, तो क्या आ जाएगा, वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजेक्टिव वर्ब हो जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल का तो नाम से ही ध्यान पता चल रहा है कि जिसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होगी, मॉडल होगी, तो वो क्या हो जाएगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी वर्ब क्या होगी, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई है। ठीक है दोस्तों। अभी क्या आता है, अभी हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब मैंने क्या बताया था, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटिव वर्ब। इनफाइनाइटिव वर्ब कहते हैं। इनफाइनाइटिव वर्ब जैसे क्या है, एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, वांट्स तो चेंज हो जाएगा, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, पर प्ले क्या है, चेंज नहीं हुई वो वर्ब, तो वो क्या होगी, इनफाइनाइटिव वर्ब होगी। तो इनफाइनाइटिव वर्ब के भी आगे हम देखते हैं कि 3 भागों में डिवाइड है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव के आगे हम देखते हैं 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक बेर इन्फिनेटिव, एक टू इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव मतलब जो इन्फिनेटिव के बिना हो, और इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है वर्ब फर्स्ट। तो जो अकेली वर्ब फर्स्ट हो उसको बोलेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, और जिसके साथ 2 प्लस वर्ब फर्स्ट होगी
तो टू इन्फिनिटिव वर्ब। अब जीरेंट, जीरेंट होता है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। इसका नाउन की जगह पे जब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लेते हैं तो उसको जीरेंट बोलते हैं। वर्ब नाउन मीन्स जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग या तो सब्जेक्ट में करते हैं या ऑब्जेक्ट में करते हैं, उसको जीरेंट बोलते हैं। अब आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव की जगह पे यूज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर उसी को वर्ब थर्ड को कंजक्शन के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ में अगर वर्ब थर्ड प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो ये तो वर्ब का मोटा मोटा आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं रूल पे। मेन फोकस किस पे रखना, हमें रूल पे रखना है, ठीक है। तो रूल क्या होता है? देखो, रूल में हमें बताया जाता है कौन सा टेंस कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कौन सा टेंस लेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? इज मतलब वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रूटीन वर्क। रूटीन वर्क में क्या होता है? जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है? जो सार्वभौमिक सच्चाई होती है, उसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ राइज होता है? ईस्ट में उगता है ना भाई। बस सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद हैबिट्स जो भी होंगी उसको भी किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। अब रेगुलर एक्शन, जो कोई भी रेगुलर एक्शन होता है, जैसे आई गो टू टेम्पल डेली, मैं डेली कहाँ जाता हूँ? मंदिर में जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल में जाता हूँ। तो इसमें क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ये है आपका रूल नंबर 1। इसमें हम रूटीन वर्क देखेंगे। रूल नंबर 1 में हमने मेन ही एक चीज़ देखा कि रूटीन वर्क में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अभी देखते हैं रूल नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इन द रनिंग कमेंट्री ऑफ द गेम्स, मतलब कोई भी गेम की जो कमेंट्री हो रही होती है, ठीक है, तो वैसे तो किस में चल रहा होता है? वो लाइव चल रहा होता है, परंतु क्या हो रही है वहाँ पे? कमेंट्री जब चल रही है तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यादव मूव्स, इसको MOVES कर लेना, इसकी ई हटा देना, ठीक है। यादव मूव्स बैक मेक्स रूम एंड हिट द बॉल फॉर 6, ठीक है। इसमें क्या होगा? फर्स्ट के साथ एस या एस आ गया क्योंकि यादव सिंगुलर है। तो धोनी स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। अब इसमें आपने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है। अभी थर्ड रूल हम देखते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लेना, उसकी हेडलाइन पढ़ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी, कभी भी देख लेना आप, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, PM साइंस द डेल। PM ने क्या किया? डेल को साइन किया, ठीक है। फायर ब्रेक्स आउट ऑफ इमरजेंसी वार्ड ऑफ एम्स दिल्ली। तो इसमें क्या लिया गया है? ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि इसका जो उसमें दिया गया था न्यूज़ की हेडिंग में जो हेडिंग दी जाती है वो कैसे दी जाती हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दी जाती हैं। इसी का एग्जाम्पल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ में। रूल नंबर 4, वह सब्जेक्ट इज प्रिसीडेड बाय हेयर एंड देयर। आपने देखा होगा कि हेयर एंड देयर से बहुत ही कम सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। जब भी सब्जेक्ट से पहले हेयर एंड देयर का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे? हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है, हेयर ही कम्स टू ज्वाइन अस। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले क्या आया है? हेयर आया है। तो ही के बाद वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है रूल नंबर 5 में, टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की फीलिंग या इमोशन को दर्शाते हैं तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट या एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, ही बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में विश्वास रखता है। ही बिलीव्स इन गॉड आ जाएगा भाई, इसके साथ एस लगा लेना बिलीव के साथ में, ठीक है। करण हेट्स डोरी सिस्टम,
अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इससे मोस्टली क्वेश्चनों में आप, मोस्टली टेस्टों में आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, जैसे दिल्ली, जिसमें वर्ड में क्या आया हो, जिस भी सेंटेंस में डेली आया हो, नेवर, एवर, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, ये सभी चीज़ें आई हो ना, तो उसमें हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, जहाँ पे ये वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह डेली क्या करता है, क्या आ गया इसमें, डेली आ गया है। ठीक है, डेली आ गया इसमें, तो डेली आ गया तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब फर्स्ट आएगी। नेक्स्ट है, सी गोज आउट टू डिनर क्वाइट रेगुलरली, इसमें वर्ड में क्या आ गया, रेगुलरली आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये वर्ड आपको टिप्स मतलब याद होने चाहिए बिल्कुल। अगर ये वर्ड सब्जेक्ट कहीं भी सेंटेंस में आ गए तो वर्ब फर्स्ट प्लस SEIS का प्रयोग करना है। अभी लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, इज, एम, आर, और उसके साथ में वर्ब फर्स्ट प्लस ING का प्रयोग हम करेंगे। रूल नंबर 1 देखते हैं, द वर्क विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट दैट इज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ सेंटेंस इज अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप कुछ भी काम कर रहे हो और उस टाइम पे जो कुछ भी काम हो रहा होगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। जैसे आई एम स्टडिंग टेंस, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, तो अभी क्या हो रहा है, टेंस पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है। रूल नंबर 2, समटाइम्स द टास्क आर नॉट विजिबल इवन दो दे आर इन प्रोग्रेस। जब कभी कोई वो होता है ना, चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं सामने से, परंतु वो क्या होती हैं, प्रोग्रेस में होते हैं, उनके साथ भी क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। एग्जांपल देखते हैं, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन क्या हो रही है, डेली प्रतिदिन बढ़ रही है, परंतु दिखाई तो नहीं देती ना, डेली तो काउंटिंग नहीं होती, पर प्रोग्रेस में है, तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब इसका रूल नंबर 3 देखते हैं, वी आल्सो यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई भी फ्यूचर में चीज़ें, आपका टाइम फिक्स है कि ये चीज़ इस टाइम पे होनी है, उसकी डेट फिक्स है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। वी आर प्लेइंग टू प्ले फुटबॉल मैच टुमारो, कल हम एक फुटबॉल मैच खेलेंगे, तो इसमें क्या है, फिक्स है कि कल खेल लेंगे, फिक्स है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। फ्यूचर में ये चीज़ें ध्यान रखनी, कोई भी जगह फिक्स है, अगर शादी फिक्स हो रखी है तो भी प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो रूल नंबर 3 यहाँ पे हो गया ख़त्म। अभी 4 नंबर रूल देखते हैं। इफ़ द सेंटेंस रूटीन डजंट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर सेंटेंस क्या है, रूटीन चीज़ के लिए कहीं प्रयोग हो रहा है, रूटीन के लिए में हम क्या प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। अगर क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, परंतु अगर एक्शन क्या है कि रूटीन का है परंतु रेगुलर नहीं है, कुछ चीज़ों से क्या है, कॉन्टिन्यू भी में चल रहा है, तो उसकी जगह भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे रूटीन में तो होती हैं, परंतु सब कुछ हिस्सा तो पास्ट में हो गया है और कुछ हिस्सा अभी रूटीन में चल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग में करते हैं। अभी यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव के साथ में वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, रूल नंबर 1 देखते हैं, टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट। तो अभी अभी ख़त्म हुई हो कोई एक्टिविटी, उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, ही हैज जस्ट गोन आउट, वह क्या है कि जस्ट अभी गया है, तो अभी गया तो क्या हो जाएगा, हैज प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग हम इसमें करते हैं। रूल नंबर, तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अभी अभी कंप्लीट हुआ पास्ट नहीं लगा देना है। ठीक है, और ख़ासकर जिसमें जस्ट वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो हमेशा हैव के साथ में क्या लगाना है, वर्ब थर्ड की फॉर्म लगा देनी है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज़ नॉट गिवन एंड नॉट डिफाइंड। कोई भी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं, ठीक है, परंतु उसका क्या नहीं दिया गया है, टाइम
डेफिनेट टाइम नहीं दिया गया है कि कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसको कभी भी गुस्से में नहीं देखा, तो इसमें टाइम का वर्ड जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू डोनेट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यू ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। कुछ उसका अधिकतर हिस्सा किस में हो गया है, पास्ट में तो शुरू हुआ था परंतु अभी भी कंटिन्यू प्रेजेंट मोमेंट में अभी ख़त्म हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करेंगे। यहाँ तक मोस्टली अभी हमारा लगभग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर में हम आएंगे तो देखेंगे, देखो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह है भाई, ठीक है। क्या है कि अगर सब्जेक्ट में रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, और मैंने रूल नंबर 1 में बताया था जस्ट, अगर ये चीज़ें आई हुई होंगी सेंटेंस में तो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। कौन सी, जस्ट आया है, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट और सो फार। येट जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हम येट प्रयोग करेंगे। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड होम येट, वह अभी तक घर नहीं पहुँचा। येट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फॉर, ठीक है, सो फार का प्रयोग हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो गया। रूल नंबर 5, इन द सिंपल पास्ट इज यूज्ड आफ्टर सिंस देन प्रेजेंट परफेक्ट विल बी यूज बिफोर सिंस। देखो इसमें क्या बताया गया है, अगर सेंटेंस में सिंस का प्रयोग हुआ है और सिंस के बाद पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो सिंस से पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। सिंस के अगर देखना पहले आपने क्या रखा है सेंटेंस में, सिंस का प्रयोग हो रखा है। सिंस से पहले, सिंस के बाद वर्ड में सब्जेक्ट में क्या आया है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, सिंस से पहले वाले सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हैज़, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अभी रूल नंबर 6 में क्या बता रहा है, अगर सब्जेक्ट ही सिंस से शुरू हो रहा है, एक ही पहले और बाद वाला ने, अगर सब्जेक्ट सिंस से शुरू हो रहा है और उसमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं तो क्या करेंगे आप लोग, सिंस के बाद वाले में हमेशा ये क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें हैज, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें भी आपका नॉर्मली एरर आ जाता है कई बार, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है कि क्या दे देगा, ऐसे दे देगा ये, सिंस ही हैज़ ज्वाइंड द डिपार्टमेंट एंड ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, दोनों में एक टेंस दे देगा। तो याद रखना जो सिंस वाले टेंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे बाद में दे रखा हो और चाहे पहले दे रखा हो। सिंस से जिस सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होगा, सिंस वाले में वर्ब सेकंड आ जाएगी, और दूसरा जो उसमें पार्ट होगा, दूसरे पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। ये चीज़ें आपका यहाँ पे टेंस हो जाता है, आपका प्रेजेंट टेंस हो जाता है ख़त्म, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के आपको रूल बता दिए गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो आपको पहले बताया था भाई, सिंस और फॉर जिसके साथ टाइमिंग दे रखी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, बस वो चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बार आप रिवाइज कर लेना और अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, राइट करना है, उसके बाद आपको समझना है। अभी आते हैं ईडीएम फ्रेजेज। ईडीएम फ्रेजेज की भी कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है। 20 आपके पहले ईडीएम फ्रेजेज हो चुके हैं 20, और आज हम कहाँ से शुरू करेंगे, 21 से शुरू करेंगे। 21 में क्या है, हैज़ गॉन टू द डॉग्स, या फिर इसमें आ जाता है गो टू द डॉग्स। सेंटेंस में आएगा तो ऐसे आएगा, आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स लेटरली। अब भाई डॉग के पास कौन जाता है, कुत्तों के पास कौन जाता है, जब दयनीय स्थिति हो जाती है तो वो कुत्तों के पास जाता है। टू बिकेम रेंट मतलब जो क्या हो चुका हो, दयनीय स्थिति में हो, जो लगभग फिनिश हो चुका हो, जो ठीक है, जिसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, कहाँ से, पैसे के लिए, तो उसको क्या करेंगे, ही हैज़ गॉन टू द डॉग्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टू बिकम रेंट हो जाएगा। आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स, जहाँ पे हम खाना खुना खाते थे वो क्या हो गया, बिल्कुल ही घाटे में चला गया है, ठीक है, हैज़ गॉन टू द डॉग्स हो गया है उसकी पोजीशन में। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे क्या होता है भाई, देना, ठीक है, गिव अवे छोड़ देना, धोखा दे देना, एक्सपोज हो जाना किसी चीज़ को। अब एग्जाम्पल देखो इसमें क्या है,
एग्जाम्पल में आता है हिज वॉइस गेव हिम अवे। अब गेव हिम अवे को क्या कर देगा, डार्क कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, उसका वर्ड मीनिंग पूछेगा। उसकी आवाज़ ने उसको क्या दे दिया, धोखा दे दिया। अब कोई झूठ बोलता है तो आपने देखा होगा ना क्या होता है, जब वो झूठ बोलता है तो उसकी आवाज़ में आकलाना शुरू हो जाता है, आकलाना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। जब भी आप देखना कोई भी वो झूठ बोलता है, जब उससे बातचीत करते हैं तो आपको अलग पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। तो हिज वॉइस गेव हिम अवे, उसकी आवाज़ क्या होगी, उसको धोखा दे रही, उसको क्या कर दिया, आवाज़ ने उसको एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। तो गिव अवे क्या हो गया, एक्सपोज करना या किसी को छोड़ देना, छोड़ के चले जाना, गिव अवे। ये हो गया हमारा आज का 22 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लोर्ड। फ्लोर क्या होता है, देखो फ्लोर होता है, फर्श होता है फ्लोर, ठीक है। अब फर्श हम क्यों देते हैं, किसी चीज़ को ढकते हैं ना भाई, ऊपर से ढक देते हैं, किस चीज़ के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसके नीचे क्या है उसका तो पता नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, तो कॉन्फिडेंस विद विच हैड स्पोक फ्लोर हर, जो उसकी कॉन्फिडेंस था उसने क्या कर दिया, उसके जो दूसरी चीज़ें थी उसको क्या कर दिया, ढक दिया, उसको सरप्राइज कर दिया, कंफ्यूज कर दिया है। नेक्स्ट है ब्यूरी द हैचेट। तो एंड क्वेरल और कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। ब्यूरी मतलब होता है भूल जाना, गिलेश के दूर करना। हैचेट होता है मामले को ख़त्म कर देना, ठीक है। कांट यू टू जस्ट ब्यूरी द हैचेट, हम बोलते हैं ना भाई दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कि भाई अभी तक आप दोनों का क्या नहीं हुआ है, सुलह नहीं हुआ है, आप दोनों दोस्त नहीं बने हो, मामले को ख़त्म नहीं किया है। अब देखते हैं 25 नंबर ब्रेक इन। ब्रेक इन क्या होता है, किसी के अंदर घुस जाना या इंटरफेयर करना, किसी की चीज़ों में, कोई कुछ कर रहा हो तो उसको इंटरफेयर करना, उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक इन। सी लॉन्ग टू ब्रेक इन ऑन देयर कन्वर्सेशन, वह क्या कर रही थी, कन्वर्सेशन को ब्रेक कर रही थी बीच बीच में, बट डिड नॉट वांट टू अपीयर रोड, परंतु उसको क्या था, उस चीज़ का गुस्सा नहीं हो रही थी उस चीज़ को। वो तो ब्रेक इन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरप्ट करना। अब आते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर क्या है, सेकंड थॉट। सेकंड थॉट मतलब क्या होता है कि फर्स्ट थॉट तो क्या होता है, पहले से किसी की चीज़ में हम अपनी राय ले लेते हैं कि अपना कोई ओपिनियन दे देते हैं, परंतु उसको जब चेंज करते हैं, उसको बदलना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड थॉट बोलेंगे। चेंज ऑफ माइंड और ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में अपना दिमाग या अपना कोई ओपिनियन होता है उसको चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड थॉट। एग्जाम्पल है ही हैड इंटेंड टू गो बट ऑन सेकंड थॉट ही गेव ऑफ द आइडिया। तो सेकंड थॉट का मतलब समझ में आया कि क्या होता है सेकंड थॉट, कि अपना भाई चेंज बदल देना या ओपिनियन बदल देना। 27 नंबर में आ गए हैं भाई एवरेज आउट। एवरेज आउट टू बी बिकम इक्वल इन अमाउंट और नंबर। एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी को इक्वल तो करते हैं कि भाई सभी इक्वल हो जाएंगे। एवरेज तो सभी का क्या होता है, मीडियम होता है। तो द हाई एंड द लो ऑफ लाइफ टेंड टू एवरेज आउट इन द एंड 6 days। 6 दिनों का क्या होता है, हाई और लो को सभी को एवरेज निकालते हैं, एवरेज मतलब बराबर करते हैं। 28 है टाल टेल, ए स्टोरी और फैक्ट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव। क्या होता है कि हम बोलते हैं ना, बोला ऐसे फेंक रहा है कि इस पे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, झूठा है एक नंबर का, ठीक है। कि ऐसी ऐसी बातें जिस पे बिलीव करना ही मुश्किल हो, विश्वास करना मुश्किल हो। आफ्टर डिनर शी टोल्ड मी ए टेल स्टोरी अबाउट हर पेट। इसमें टेल लिख लेना भाई, TALE और जोड़ लेना है। कि उसने खाने के बाद क्या किया, ऐसी कहानी सुनाई कि जिस पे हमें अपने कुत्ते के बारे में कुछ ऐसी कहानी बता दी जिसके बारे में हम विश्वास ही नहीं कर सकते, ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें कोई किसी की आदत होती है कि अविश्वसनीय चीज़ हमें बता देता है। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिसाइज। क्या होता है कि आर्म चेयर क्या होती है कि जिस पे आराम से हाथ उठ रख के आराम से लेट जाते हैं ना, और उस पे बैठ के किसी की निंदा करते हैं, वो क्या होती है, आरामदायक स्थिति पे बैठ के निंदा करना। फैन और ट्रैवलर knows about a particular subject from reading or hearing about it rather than from practical experience। जिस चीज़ का क्या होता है प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरों से सुन लिया और या कहीं से पढ़ लिया उसके बारे में उसकी
बस बातचीत करना शुरू कर लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एन आर्म चेयर ऑफ क्रिटिक का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट है टू वोट विद योर फिट, कि अपने पैर से किसी चीज़ की वोट देना। वोट किससे देते हैं? अंगूठे से देते हैं, हाथ के अंगूठे से देते हैं, पर अगर आप पैर से दोगे तो क्या होगा? किसी चीज़ के बारे में आप क्या कर रहे हो? डिसअप्रूवल कर रहे हो, असहमति दिखा रहे हो। थाउजेंड ऑफ सिटीजन आर रेडी वोटिंग विद देयर फिट एंड लिविंग द कंट्री। बहुत सारे लोग क्या हैं, लाखों लोग, हज़ारों लोग क्या हो रहे हैं, देश को छोड़ रहे हैं ना। वो क्या दिखा रहे हैं? डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपना वोट किससे दे रहे हैं? पैर से दे रहे हैं। टू वोट विद योर फिट शो देयर डिसअप्रूवल, तो किसी चीज़ से खुश नहीं है, सहमत नहीं है, तो इस चीज़ को बोलेंगे। यहाँ पर आज के हमारे 10 इडियम फ्रेजेस ख़त्म हो जाते हैं। टोटल 30 इडियम फ्रेजेस हैं, हो गए हैं आज आपके। तो इनको एक बार रिवाइज भी कर लेना है। जब आपका ये टेंस वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो टेंस का वो लेंगे, आपका एक प्रैक्टिस करवाएंगे साथ में, उसमें 1 वर्ड और इडियम फ्रेजेस भी जितने हो गए होंगे वो करवाएंगे। ठीक है। हमारा फोबिया वाला चला हुआ है कि भाई फोबिया क्या होता है, रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया का मीनिंग डर। ठीक है। पहले 1 से 10 तक आपका करेसी वाला करवाया था और फिर 11 नंबर से हमारा फोबिया वाला चला हुआ है। तो 21 नंबर पे आ गए हैं। तो 21 नंबर पे है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया मतलब बाथो अलग होगा, फोबिया का मीनिंग तो आपने बेरा डर होता है। बाथो देखो याद करने के लिए क्या होता है, बाथ मैंने होता स्नान करना। भाई हम स्नान करने के लिए समुद्र में या तालाब में कूद गए हैं। ठीक है। और तालाब की क्या होती है? गहराई होती है। पानी की क्या होती है? गहराई होती है। जब हम गहराई में देखें तो उससे क्या होगा? डर लग गया हमें। ठीक है। क्या लगा? डर लग गया। तो बात करने से, स्नान करने से लग गया डर। डर मतलब बात करने से लगा, तो बाथोफोबिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया। फोबिया तो डर हो गया, फिर अगले बिब्लियो। बिब्लियो को याद करने को बोला, बबली को किताबों से लगता है डर। क्या लगता है? नफरत है बबली को, किताब पढ़ती नहीं बबली। बबली किताब नहीं पढ़ती तो उसका मतलब क्या हो गया? बबली किताबों से नफरत है। तो बबलियोफोबिया क्या हो गया? किताबों से डर हो गया। बबलियोफिलिया लिखा है, इसको फोबिया लिखना। ठीक है। बबलियोफोबिया। नेक्स्ट अभी देखते हैं 23 नंबर, काकोफोबिया। हम बचपन में देखते हैं किसी भी चीज़ को, बच्चे से कोई चीज़ छुपानी होती, लुकवानी होती, तो क्या बोलते हैं? कोई काको ले गई, बोलते हैं ना, कोको ले गई। कोको यहाँ से हम अगर देखेंगे तो जो भी अगली चीज़ें, गंदी चीज़ें होती हैं, अगली चीज़ें होती हैं, उनसे नफरत होना, उनसे डर होना। ठीक है। उनसे डर लगता है गंदी चीज़ों से, तो उसको क्या बोलेंगे? काको। कि भाई गंदी चीज़ों को काको ले गई, तो काकोफोबिया हो गया उसको। ठीक है। गंदी चीज़ों से डर लगता है तो उसको काकोफोबिया हो गया। अब आते हैं 24 नंबर पे, सेलोफोबिया। अब क्या होता है जब हम, सेलो क्या होता है? कोई पेन है। ठीक है। सेलो वाला पेन की क्या होती है? राइटिंग बड़ी अच्छी होती है। बचपन से क्या बोलते हैं कि बोलो भाई सेलो का पेन लेके आया है, इसकी राइटिंग, इससे बड़ी अच्छी राइटिंग आएगी। तो उसको क्या बोलेंगे? सेलो पेन से बड़ी अच्छी राइटिंग आती है, तो ब्यूटीफुल राइटिंग आती है। तो ब्यूटीफुल से डर, सेलो से कैसी राइटिंग आती है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल से डर लगना, ब्यूटी से डर लगना, तो उसको सेलोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया फियर ऑफ टाइम। क्या हो गया? क्रोनोफोबिया। कोरोना टाइम में भाई सबको डर लगता था। ठीक है। कोरोना टाइम में क्या होता था? डर लगता था सबको। तो फोबिया था कोरोना का फोबिया था। कोरोना का फोबिया में तो टाइम का फोबिया था। किसका था? टाइम का। कोरोना टाइम का फोबिया था। तो कोरोना टाइम में डर लगता था सबको। तो कोरोनोफोबिया मतलब फियर ऑफ टाइम, टाइम से डरना। ठीक है। इसको ये ऐसे ध्यान रख लेना है। वो आता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो प्लस फोबिया। फोबिया तो आपको पता है डर है, याद हो गया होगा अभी तक तो। भाई फोबिया का मतलब क्या है? डर। अभी नेक्स्ट आता है इसी में क्लस्ट्रो। क्लस्ट्रो का मतलब क्या हो गया भाई? प्लास्टर। ऐसा कर लो कि पैर पे हो गया प्लास्टर। प्लास्टर हो गया तो पैर हो गया हमारा बंद। बंद हो गया तो बंद जगह होगी ना पैर के लिए। तो क्लास्ट्रोफोबिया हो गया जिसको बंद जगह से प्रॉब्लम हो, डर लगता हो, उसको बोलेंगे क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है डिप्सोफोबिया। डिप्सो आपने सुना होगा कि भाई डिप मार लो, 2 डिप मार लेते हैं। ठीक है। मतलब डिप मारना मतलब ड्रिंक करना, अल्कोहल। इस चीज़ को ऐसे करना है कि अब नॉर्मल और प्रेजेंस फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। सीधी सी बात है, अल्कोहल से डर लगना। किसका? भाई ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल पीने से जो डरता है।
उसको क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया। एक वो बोलते ना, उसको बोला एक डिप मार ले यार कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब सोचना कि एक ड्रिंक्स ले ले कुछ नहीं जा रहा, तो उससे डर लगना। नेक्स्ट आता है गामोफोबिया। गामोफोबिया होता है फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, बीइंग इन ए रिलेशनशिप और कमिटमेंट। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो भाई गांव वालों को क्या होता है कि गांव वालों को कोई रिलेशनशिप में हो गया आप लोग, तो क्या होगा, बेइज्जती का डर। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बोला भाई कि ये रिलेशनशिप में है, तो डर लगेगा गांव वालों से। गांव वालों से किसी भी रिलेशनशिप से डरना, तो क्या हो गया, वो गामोफोबिया हो गया। ठीक है, क्या होगा, गामोफोबिया हो गया है वो, रिलेशनशिप से डर लगता है। अब गामोफोबिया के बाद आते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फियर जो होता है किससे, सेक्सुअल रिलेशनशिप से। जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशनशिप से जो डर लगता है। अब गैमोफोबिया तो गैमोफोबिया था तो गांव वालों से डर करना, किसके लिए, शादी के रिलेशनशिप के लिए। अब यहाँ किसका है कि भाई शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप का पता चल गया कि भाई सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसका, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया, उससे डर लगना कि भाई गांव वालों को पता चल जाएगा कि इसके तो सेक्सुअल रिलेशन में तो शादी कैंसिल हो सकती है। तो जेनोफोबिया सेक्सुअल रिलेशनशिप, और गैमोफोबिया गांव वालों को पता चल जाना कि इसके बारे में कि इसके इन आउट में कहीं रिलेशन चल रहे हैं। अब ये आ गया है आज का आखिरी 30 नंबर हमारा आज की। इसके बाद यहाँ पे वन वर्ड भी ख़त्म हो जाएंगे आज के क्लास के। गैराफोबिया। अब गैराफोबिया क्या होता है, देखो गहरा लगा लो भाई गर्ल को, फोबिया मतलब डर। गर्ल को किस चीज़ से डर लगता है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है बताओ। उनको डर लगता है कहीं उनकी उम्र ज़्यादा ना दिख जाए, किसी को पता ना चल जाए कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उसको छुपाते हैं ना, क्या करके, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी, ठीक है, वो ब्यूटी पार्लर में जाके किस लिए जाते हैं भाई, कि एज उनकी कम लगे। ठीक है, कभी भी लड़की अपनी एज या औरत कोई अपनी एज सही बताती है, नहीं बताती, कम बताती है हमेशा। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा उम्र से डर लगता है। तो गैराफोबिया, गर्ल को फोबिया है किससे, ज़्यादा उम्र से। ठीक है, ज़्यादा उम्र से क्या हो गया, उसको फोबिया हो गया। अभी यहाँ पर हमने पढ़ रहे हैं 3 टाइप के, कितने टाइप, तो लास्ट के हम 3 देखो कैसे याद करेंगे। याद करने का सबसे पहला देखते हैं हम, गैराफोबिया देख लेते हैं। गैराफोबिया क्या हो गया कि भाई गर्ल को फोबिया है किससे, ज़्यादा उम्र बताने से डर लगता है उनको कि भाई ओल्ड एज होगी, ज़्यादा उम्र बता दी तो बस पूछो मत के हो जाएगा। इसके बाद है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या था कि भाई अगर तुमने किसी को बार पता चल गया कि इसके भाई सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, तो बस घर वालों को पता चलेगा, घर वाले छोड़ देंगे, नहीं तो हो गया जेनोफोबिया। उसके बाद हो गया गैमोफोबिया। और गाँव वाले ने मेरा लगा थारा बार रिलेशनशिप है तो हम थारे घर क्या जाकर बता देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट की 3 इस तब मज़ेदार ट्रिक आपने पा जाते देख लियो, बहुत बढ़िया है। बाकी इस ट्रिक तय भी आपको ये चीज़ें आराम से याद हो सके हैं। तो आपके 30 वन वर्ड, 30 इडियम फ्रेजेज और टेंस के बेसिक रूल हो गए हैं ख़त्म। तो इसको भाई वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद।